ये हमला 1 जून 2025 को हुआ और इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा लंबी दूरी का ड्रोन हमला माना जा रहा है। तो चलिए इस घटना को विस्तार से समझते हैं। फरवरी 2022 से शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध में एक नया मोड़ आया, जब यूक्रेन ने रूस के कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले किए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इसे स्पाइडर वेब ऑपरेशन का नाम दिया। इस हमले में 117 से ज़्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, जो रूस के 4 सैन्य हवाई अड्डों पर 40 से अधिक युद्धक विमानों को निशाना बनाकर भेजे गए। इनमें रूस के रणनीतिक बमवर्षक विमान जैसे Tu-95 और Tu-22M3 शामिल थे। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU ने इस ऑपरेशन को 1.5 साल की योजना का नतीजा बताया। खास बात यह थी कि ये ड्रोन्स रूस में तस्करी के जरिए पहुंचाए गए और ट्रकों पर लगे मोबाइल केबिन से लॉन्च किए गए। इस हमले ने रूस की सैन्य क्षमता को गंभीर झटका दिया। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि कई रूसी बमवर्षक विमान नष्ट हो गए या क्षतिग्रस्त हुए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने माना कि मर्मंस्क और इर्कुत्स्क जैसे क्षेत्रों में उनके कुछ विमानों में आग लगी। हालांकि रूस ने दावा किया कि उन्होंने कई ड्रोन्स को नष्ट कर दिया और कोई हताहत नहीं हुआ। दूसरी ओर यूक्रेन का कहना है कि इस हमले से रूस के 34% रणनीतिक क्रूज मिसाइल वाहक प्रभावित हुए। ये हमला न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह यूक्रेन की तकनीकी और रणनीतिक क्षमता का भी प्रदर्शन था। इसने रूस की रक्षा प्रणाली में बड़ी खामी को उजागर किया। ये हमला तब हुआ जब रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की के इस्तांबुल में शांति वार्ता की तैयारी चल रही थी। 2 जून को होने वाली इस दूसरी दौर की वार्ता से पहले यूक्रेन ने ये संदेश दिया कि वह रूस को जवाब देने में सक्षम है। ये हमला न केवल सैन्य बल्कि प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिखाता है कि यूक्रेन अब रूस के अंदरूनी इलाकों में भी हमला करने की क्षमता रखता है। हालांकि रूस ने इसे आतंकवादी कृत्य करार दिया और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। दूसरी ओर यूक्रेन के इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी सोचने पर मजबूर किया कि क्या ये युद्ध अब और उग्र हो सकता है। यूक्रेन का ये हमला युद्ध की दिशा बदलने वाला हो सकता है। ये दिखाता है कि यूक्रेन न केवल रक्षा बल्कि आक्रामक रणनीति में भी सक्षम है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये हमला शांति वार्ता को प्रभावित करेगा या युद्ध को और लंबा खींचेगा। हमें आपके विचार जानने की उत्सुकता है। कमेंट में बताएं और ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। 4 जून 2025 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर RCB की पहली IPL जीत का जश्न मनाने के लिए हजारों प्रशंसक एकत्र हुए। लेकिन ये खुशी का मौका जल्द ही मातम में बदल गया। खबरों के अनुसार स्टेडियम के गेट नंबर 2 के पास एक भयावह भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और 33 अन्य घायल हो गए। घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और कई लोगों को सिर में चोटों के कारण निमहांस अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस घटना का कारण क्या था? प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जश्न के लिए अप्रत्याशित रूप से भारी भीड़ उमड़ी, जिसे नियंत्रित करने में आयोजकों और प्रशासन को कठिनाई हुई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि भीड़ की संख्या उम्मीद से कहीं अधिक थी और इसकी वजह से स्थिति बेकाबू हो गई। साथ ही बेंगलुरु पुलिस और RCB के बीच विजय परेड को लेकर असमंजस की स्थिति थी, जिसने भ्रम और अव्यवस्था को और बढ़ा दिया। ये भगदड़ तब हुई जब RCB खिलाड़ी विधानसौधा में मुख्यमंत्री से मिलने के बाद स्टेडियम पहुंचे। प्रशंसकों की भारी भीड़ ने स्टेडियम के बाहर हंगामा मचाया और निकास द्वारों की कमी के कारण लोग बाहर निकलने में असमर्थ रहे। इस त्रासदी ने न केवल प्रशंसकों को सदमे में डाल दिया, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए। क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? क्या भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जा सकता था? कर्नाटक सरकार ने इस घटना की जांच के लिए एक मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि उत्सव के दौरान सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। RCB की जीत एक ऐतिहासिक पल था, लेकिन इस त्रासदी ने इस खुशी को फीका कर दिया। हमारी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। अंत में हम अपील करते हैं कि भविष्य में ऐसे आयोजनों में बेहतर योजना और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि ऐसी त्रासदियां दोबारा न हों। ये थी बेंगलुरु भगदड़ की पूरी जानकारी। अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।